चलिए आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल पे, जिसे आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, अपने क्लासबुक में देखा होगा, अपने नोटबुक में, अपने टेक्स्ट बुक में, किसी चार्ट पेपर में देखा होगा और हर जगह देखा होगा। तो एक ही सीरीज में देखा होगा कि एक ही जगह पे एलिमेंट्स को सजा के रखा गया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हाइड्रोजन जो 1 पे है वो 4 पे चला गया, कैल्शियम जो 20 पे है वो 19 पे आ गया, सोडियम जो 11 पे है वो 5 पे आ गया। ऐसा देखने को नहीं मिला है। सबको एक वैलिड प्लेस मिला हुआ है, सबको प्लेसमेंट मिला हुआ है और जिसको प्लेसमेंट मिला है वो ही जानता है कि उसने कितना संघर्ष किया है। उसी संघर्ष को जानने के लिए हम बैक आते हैं 1829 में, जहां एक पेपर पब्लिश होता है डोबेनियर के नाम से। डोबेनियर एक वैज्ञानिक रहते हैं जो एक लॉ देते हैं, लॉ ऑफ ट्रायड। ठीक है, इसे डोबेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड भी कहा जाता है। ट्रायड मतलब 3। अब डोबेनियर अपने लॉ के माध्यम से क्या कहना चाहते थे? सेम प्रॉपर्टी के 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया जाए और उसे सजाया जाए अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज इन मास नंबर। इससे ज्यादा इसका मास नंबर, इससे ज्यादा इसका मास नंबर, सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी। तो देखा ये जाता है कि जब हम इसके मास नंबर और इसके मास नंबर को जोड़ के एवरेज निकालते हैं तो मिड वैल्यू आ जाता है। सेकेंड एलिमेंट का मास नंबर निकल के आ जाता है। करके देखते हैं, इसका मास नंबर 2, इसका मास नंबर 4, 6 हो जाएगा। 2 एलिमेंट्स हैं जिनका पता है हमें 3। y का वैल्यू आ जाएगा 3, y का मास नंबर आ गया 3। अब हम कुछ वैलिड एग्जांपल्स ले लेते हैं और अच्छे समझने के लिए, क्योंकि डोबेनियर वैज्ञानिक थे, उन्होंने अल्फा बीटा गामा तो लिया नहीं होगा, उन्होंने ऐसे वैलिड एलिमेंट्स को ही लिया होगा जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का 7, पोटेशियम का 39, दोनों को जोड़ दिया 46, डिवाइड कर दिया 2 से 23। सोडियम का मास नंबर, वैलिड मास नंबर निकल के आ गया। ये परफेक्ट एग्जांपल है। इसके साथ एक और एग्जांपल लेते हैं जो डोबेनियर ने ही दिया था, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। कैल्शियम का मास नंबर 40.0, बेरियम का मास नंबर 137.3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 177.6 सब 177.3 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे करीब करीब, तो अपना आंसर आता है 88.6। 88.6 मास नंबर था स्ट्रोंटियम का अकॉर्डिंग टू डोबेनियर। लेकिन अगर हम अपना चार्ट देखें, अपना रिसेंट का, प्रेजेंट का पीरियोडिक टेबल देखें, तो 87.6 मास नंबर निकल के आता है। 87.6। अब कहीं एक्यूरेट हो रहा है, कहीं एग्जैक्ट हो गया और कहीं ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैलिड नहीं हो पाया, जिसके कारण डोबेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायल एक फेलियर रहा। डोबेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायल एक फेलियर रहा। इसका कारण और भी हो सकता है, जैसे कि एलिमेंट्स का कम होना, मास नंबर के एक्यूरेसी का पता ना चलना। तभी तो 88.6 को डोबेनियर ने बोल दिया कि मास नंबर है। आइसोटोप्स को प्लेस ना मिलना। आइसोटोप क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जैसे कि ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, स्टेबिलिटी में मास नंबर 16, और जब स्टेबल ना हो तो 17 ले लेते हैं। अब ये कंडीशन क्या है? यही तो आइसोटोप है। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। तब इनर्ट गैसेस नहीं थे, इसीलिए ये भी एक कारण है कि ये सब लॉ जो है फेल हो जा रहे थे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी arranged according to their increasing mass number to their increase in mass number in a way that the sum average of mass number of first and third element becomes the mass number, the mass number of second element। बहुत ज्यादा लाइट हो गया, शायद इंक खत्म होने वाला है। एलिमेंट 3 element of same property arranged according to their increase in mass number in a way that the sum average of mass number of first and third element becomes the mass number of the second element। ये डोबेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायल है।
रोबिनेट ने किसको कंसीडर किया था? मास नंबर को कंसीडर किया था, मास नंबर को कंसीडर किया था। चलिए अब हम थोड़ा आगे आते हैं ईयर 1863 में, जहां और एक वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड अपना लॉ लेके आते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। ऑक्टेव मतलब 8। इस लॉ के माध्यम से न्यूलैंड ये कहना चाहते थे कि अगर हम एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज इन मास नंबर, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज इन मास नंबर, एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज इन मास नंबर सजा के रखते हैं, तो हर पहले वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी उससे 8वें वाले एलिमेंट से मिलता जुलता रहेगा, सिमिलर रहेगा। मतलब कि ये एलिमेंट और इससे 8वां इसका भी मिलता जुलता रहेगा, ये एलिमेंट इससे 8वां इसका भी मिलता जुलता रहेगा। ये कहा था न्यूलैंड ने। अब न्यूलैंड ने किस प्रकार के एलिमेंट को लिए होंगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे एलिमेंट्स को उन्होंने लिया होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि हर 8वां मिलता ही है, फेलियर हो गया। फेलियर का और कारण आप दे सकते हैं कि एलिमेंट का कम होना, मास नंबर की एक्यूरेसी का पता ना चलना, या फिर आइसोटोप्स को जगह ना मिलना, ऐसे सब रीजंस आप लिख सकते हैं। When elements are arranged according to their increase in mass number, then every element will have similar property to its 8th element. When elements are arranged according to their increase in mass number, then every element will have similar property to its 8th element. हर एलिमेंट अपने से 8वें से रेजोनेट कर पाएगा प्रॉपर्टी के मामले में। ये था न्यूलैंड का कहना। अब न्यूलैंड ने भी मास नंबर को ही कंसीडर कर लिया। अब आते हैं और थोड़ा आगे 1868-69, ये वही साल था जहां पहला इनर्ट गैस खोजा जा चुका था, इसी वर्ष में। और इसी वर्ष में क्या होता है, मेंडलीव नाम के एक वैज्ञानिक अपना लॉ लेके आते हैं, पीरियोडिक लॉ। इसे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी कहा जाता है। वो ये कहते हैं अपने लॉ के माध्यम से कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। Property of elements are periodic function of their atomic mass। चलिए अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, पीरियोडिक फंक्शन क्या है। पीरियोडिक फंक्शन क्या है? तो उस जमाने में उनके पास 63 एलिमेंट्स थे, उन्होंने 7 पीरियड और 9 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सारे एलिमेंट्स को 7 पीरियड और 9 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पीरियड माने पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7, इस प्रकार से। और ग्रुप देखा जाए तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, इस प्रकार से। और हर ग्रुप में एक एलिमेंट्स को भर दिया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज इन मास नंबर। अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज इन मास नंबर, इन्होंने भी किसको लिया था? मास नंबर को, मास नंबर को लिया था। और उन्होंने देखा कि जब पीरियड 1 खत्म हो गया, जब उन्होंने अगले एलिमेंट को पीरियड 2 से शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि
ग्रुप्स के एलिमेंट के कैरेक्टर मिल रहे हैं, एलिमेंट्स के कैरेक्टर ग्रुप में मिल रहे हैं। अब इस पीरियड के इस ग्रुप का ये एलिमेंट का कैरेक्टर इस एलिमेंट से जरूर मिलेगा, इस पीरियड के और इस पीरियड के तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स का कैरेक्टर मिलेगा, जैसे चौथे का, पांचवें का, छठे का, सातवें का, आठवें का, नौवें का। लेकिन ये वैलिड नहीं था, ये उनका लॉ जो है वैलिड नहीं था। फ्रेंसियम को उन्होंने एल्कली मेटल के ग्रुप में रख दिया। तब फ्रेंसियम क्या था? एक प्रेडिक्टेड एलिमेंट था, प्रेडिक्टेड। तब फ्रेंसियम एक प्रेडिक्टेड एलिमेंट था। मैंगनीज को और जिंक को, जो ट्रांजिशनल मेटल है, इनको उन्होंने अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप में रख दिया, जो बिल्कुल वैलिड नहीं है। इनर्ट गैसेस के लिए कोई जगह नहीं थी, एलिमेंट्स लिमिटेड थे और मास नंबर की एक्यूरेसी का पता नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण मेंडलीव का लॉ भी फेल हो गया। ये तीनों लॉ ने मास नंबर को कंसीडर किया था और ये तीनों फेल हो गया, फेल हो गया। लेकिन इससे आइडिया मिलता गया, इससे फर्दर वैज्ञानिक को आइडिया मिलता गया। और आगे आते हैं 1911 में रुदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने अपना एक एटॉमिक मॉडल तैयार किया और दुनिया भर को दिखाया। अपना एक एटॉमिक मॉडल तैयार किया और दुनिया भर को दिखाया। मैं बोलूँ ये सोडियम का है, ठीक है। उन्होंने बताया कि अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं अपने अपनी ऑर्बिट में। चलिए, अब यहां से दो वैज्ञानिकों को आइडिया मिला। दो वैज्ञानिक को आइडिया मिला। पहले का नाम था मोज़ले और दूसरे का नाम था नील बोर। मोज़ले ने देखा कि एटॉमिक नंबर आर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट। नंबर आर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट। और बोर ने भी देखा कि इलेक्ट्रॉन in the outermost shell defines the character of element. Okay, electron in the outermost shell defines the character of element. ये बोर में देखा, ये मोज़ले ने देखा और अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टैब्लिश हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टैब्लिश हो गया। बोर और मोज़ले की चर्चा हुई है तो डेट याद रखिएगा 1913, वो डेट था 1913। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। मेंडलीव ने 7 पीरियड दिए थे, 9 ग्रुप दिए थे, लेकिन मॉडर्न में देखेंगे तो ग्रुप डबल हो गया है, ग्रुप हो गया है 18 ग्रुप हो गया है। अब ये तो नहीं पता कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का क्रेडिट किसको जाता है। हम दोनों के नाम को लेते हैं, हेनरी मोज़ले और नाइल बोर। अब 1916 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना था। मोज़ले को 1916 में नोबेल पुरस्कार मिलना था, लेकिन वे नहीं रहे, लेकिन बोर को मिला। 1922 में बोर को मिला। तो ये रहा अपना हिस्ट्री ऑफ
पीरियोडिक टेबल, और मैं थोड़ा पीरियोडिक टेबल बना लूँ आप लोगों के लिए ताकि मैं उसको भी समझा सकूँ, उसमें क्या क्या कमियां हैं ये बता सकूँ, उसमें क्या स्पेशल है ये भी बता सकूँ, वो वैसा क्यों है सब बता सकें, है ना। तो मुझे 2 मिनट समय दीजिए। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नीओन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, और यहाँ था अपना तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल तैयार हो चुका है। अब पीरियड गिन लेते हैं। पीरियड 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पीरियड कितने हैं? 7। ग्रुप गिन लेते हैं। ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 ग्रुप कितने हैं? 18। ग्रुप अपने पास 18 है। अब देखिए मैं बॉर्डर खींच लेता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। कभी भी पीरियड गिनिएगा तो इस प्रकार से गिनिएगा और ग्रुप इस प्रकार से गिनिएगा। चलिए अब पीरियड 6 के थर्ड ग्रुप में देखिए आपको लैंथेनम दिखेगा जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, और पीरियड 7 के थर्ड ग्रुप में देखिएगा आपको एक्टिनियम दिखेगा जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। लैंथेनम बेरियम के बाद आता है 56 और एक्टिनियम रेडियम के बाद आता है 88, और लैंथेनियम के बाद हैफनियम आता है और एक्टिनियम के बाद रुथरफोर्डियम आता है। अब देखना यह है कि लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, हैफनियम का एटॉमिक नंबर 72, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 और रुथरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर 104। अभी तक हमने देखा कि सब कुछ सीरीज में आ रहा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 50 51 52 53 54 55 56 57। 57 के बाद हम लोगों को एक लूप दिखा, एक गैप दिखा 14 एलिमेंट का। उसी 14 एलिमेंट को यहां सजा के रखा गया है। सेम केस हुआ है एक्टिनियम के बाद। एक्टिनियम के बाद भी 14 एलिमेंट का लूप दिखा है और उस एलिमेंट को भी यहीं सजा के रखा गया है। ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा लूप, इतना बड़ा गैप क्यों दिया गया? 14 एलिमेंट्स का, 14 एलिमेंट्स ऊपर, 14 एलिमेंट नीचे। ऐसा इसलिए कि लैंथेनम के बाद 14 ऐसे एलिमेंट मिले जिनका कैरेक्टर, जिनके प्रॉपर्टी लैंथेनम से मिलते जुलते थे। ल्यूटेरियम तक था 71, और एक्टिनियम के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि 14 एलिमेंट उसे हमें ऐसे मिले जिनके कैरेक्टर और प्रॉपर्टी जो है सेम एक्टिनियम के जैसे थे। लॉरेंशियम तक, लॉरेंशियम तक 103। ठीक है, तो जिनके कैरेक्टर लैंथेनम के जैसे थे उन्हें लैंथेनाइट कहा गया, और जिनके कैरेक्टर एक्टिनियम के जैसे थे उन्हें एक्टिनाइट कहा गया, एक्टिनाइट्स। अब सवाल ये उठता है कि जब सब कंटिन्यूटी में जा रहा था तो इन्हें भी इसी में रख के
कंटिन्यू क्यों नहीं कर दिया गया 57, 58, 59, है ना, एक कंटिन्यू होता, लूप नहीं आता। तो ऐसा इसलिए कि जो ये पीरियोडिक टेबल बना है बड़े बारीकी से बना है। सारे हैलोजन एक तरफ, सारे इनर्ट गैसेस एक तरफ, alkali metal, alkaline metal, transitional metal, post transitional metal, metalloids, other non metals, बहुत सजा के रखा गया है, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3, वैलेंसी 4, इस प्रकार से। और जब हम इन 28 एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं यहाँ पे, तो अनवांटेड डिस्टरबेंस देखने को मिल सकता था। जो हम एक सीरीज में देख रहे हैं, लगातार चीजें देख रहे हैं, वो हम नहीं देख पाते, इसीलिए इनको अलग से ही सजा के रखा गया है, लेप्टिनाइड्स को और एक्टिनाइड्स को। खैर, हम लोग ये समझ चुके हैं। अब मैं ब्लॉकिंग कर दूं। 4 ब्लॉक में पूरे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करना है। पहला ब्लॉक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को लेके, ये होते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के मेंबर होते हैं ये, ठीक है। अब दूसरा ब्लॉक हमारा लैंथेनियम और एक्टिनियम और इनके फैमिली, इनसे मिलते जुलते एलिमेंट्स, ये आते हैं एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक, चलिए एफ ब्लॉक। अब ग्रुप 3 से लेके 12 तक सारे ट्रांजिशनल एलिमेंट, या फिर मेटल भी बोल सकते हैं, ट्रांजिशनल मेटल, ये मेटल्स आते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में। अब 12 के बाद जितने भी हमारे पास बच चुके हैं, ये आते हैं पी ब्लॉक में। इसको मिटा दूं, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में आते हैं। चलिए, हमने ब्लॉकिंग भी समझ लिया। अब हमें क्या समझना होगा, हमें सारे एलिमेंट को समझना पड़ेगा ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज समझने के लिए मैं इन्हें थोड़ा मिटाना चाहूंगा। मैं इन्हें थोड़ा फिलहाल के लिए मैं बाद में लिख सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मिटाना तो अच्छा है। चलिए, हमें ट्रांजिशनल मेटल्स को नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ना है। तो हम ग्रुप 1 की बात करते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को अभी न्यूट्रल रखा जाए, हाइड्रोजन को न्यूट्रल रखा जाए। बाकी जो एलिमेंट हमें दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट अल्कली मेटल हैं। इनके वैलेंसी 1 होते हैं, इनके वैलेंसी 1 होते हैं। करके देख लेते हैं। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1 2, और एक यहाँ बना दिया 3। जो ये आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको तो ये लूज कर जाएगा, लूज करके +1 इसका वैलेंसी आ जाएगा। वैलेंसी किसे कहते हैं? टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, इसे वैलेंसी कहा जाता है। जब वैलेंसी ही नहीं होगा तो बॉन्ड बनेगी कैसे? जब लूज नहीं कर पाएंगे, जब गेन नहीं कर पाएंगे, तो वैलेंसी, जब लूज नहीं कर पाएंगे, जब गेन नहीं कर पाएंगे, तब हम एक बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो जिनके पास वैलेंसी नहीं है वो बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। चलिए, अब ग्रुप 2 को देख लेते हैं। ग्रुप 2 हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अर्थ मेटल्स, इनके वैलेंसी 2 होते हैं, 2 होते हैं। बेरिलियम को देख लेते हैं। बेरिलियम का 4, मतलब कि पहले में 2, दूसरे में 2, आउटर मोस्ट में 2 है, तो ये लूज करके +2 बन जाएंगे। +2 यानी कि मेटल, मेटल में प्लस लग जाता है, कैटायन फॉर्म करता है मेटल, इसलिए प्लस लग जाता है। चलिए, फिर से एग्जांपल्स हम देखते हैं कुछ। ग्रुप 1 से सोडियम को लेते हैं। सोडियम का 11 होता है, 11 यानी कि पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1। ये कॉन्फ़िगरेशन है इनका। लूज कर जाएंगे, वैलेंसी 1, जैसे कि मैंने कहा था वैलेंसी 1 ग्रुप 1 में इतने हैं। अब फिर ग्रुप 2 में आइए, कैल्शियम को पकड़िए। कैल्शियम का 20 होता है, तो 20 के लिए पहले 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में भी 8 और चौथे शेल में 2। इनका भी 2 हो गया, +2।
तो ग्रुप 2 में जितने गिरेंगे सबका +2 आएगा। ट्रांजिशनल मेटल्स को नहीं पढ़ना है तो हम लोग अब आते हैं ग्रुप 13 पे। ग्रुप 13 में देखा जाएगा तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स, सबके वैलेंसी 3 होंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सबके वैलेंसी 3 होंगे। बोरोन को देख लेते हैं। बोरोन का 5 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 3 मेटालाइट। उसी प्रकार से हम लोग एल्युमिनियम को भी देख लेते हैं। 13, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3। एल्युमिनियम का भी देख लिया, तो सबके वैलेंसी 3 होंगे। ग्रुप 14 में आएंगे, अगर ग्रुप 14 में आ रहे हैं तो ये सब टेट्रावैलेंट है। कार्बन अपना टेट्रावैलेंट है। कार्बन का तो पता ही होगा टेट्रावैलेंट है, फिर भी करके देख लेते हैं। 6, तो पहले में 2, दूसरे में 4। ये कार्बन का है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब जिसके 4 वैलेंसी। उसके बाद हम लोग शिफ्ट देखते हैं। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन का देख रहे हैं। ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 यानी कि पहले में 2, दूसरे में 6। अब इसका वैलेंसी 6 नहीं होगा। दूसरे शेल का नियम क्या है कि उसे 8 कंप्लीट करना है, उसके बाद 6 ऑलरेडी है, मतलब वो पावरफुल तो है किसी का खींचने के लिए, तो वो किसी का खींच लेगा। कितना खींचेगा? 2 खींचेगा, माइनस लग जाएगा। नॉन मेटल है, माइनस लग गया। जो खींचते हैं उनमें माइनस लग जाता है और वो नॉन मेटल हो जाते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार से अगर हम लोग लास्ट के ग्रुप को देखें, लास्ट के ग्रुप को, इन्हें इनर्ट गैस कहा जाता है या फिर नोबल गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबल गैस। नोबल गैस इसलिए क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते। रिएक्ट करेंगे कैसे? इनके आउटर मोस्ट शेल हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं। देखते हैं नियॉन का 10 होता है पेन। पहले ऑर्बिट में हम 2 लगाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में फिर से 8 लगाएंगे। पहले ऑर्बिट में 2 ही चाहिए, हर जगह 2 ही है ना, और दूसरे ऑर्बिट में 8 चाहिए होता है। 8 कंप्लीट है, सेटिस्फाइड, स्टेबल। तो ये ना किसी से लेंगे ना किसी को देंगे, अपने स्टेबल रहेंगे। नोबल गैस है। चलिए, हमने नोबल गैस को भी समझ लिया। नोबल गैस किसे कहते हैं हमने इसको समझ लिया। हम लोग आर्गन को भी देख लेते हैं। आर्गन 18, इनके केस में क्या होगा? पहले में 2 होना चाहिए, 2 है। दूसरे में 8 होना चाहिए, 8 है। तीसरे में भी 8 होना चाहिए, 8 है। स्टेबल आर्गन इज स्टेबल। आर्गन स्टेबल हो चुके हैं, तो इन्हें कहा जाता है नोबल गैस। अब हम पीछे की तरफ आते हैं, ग्रुप 17 में देखते हैं। तो ग्रुप 17 में गिरते एलिमेंट्स जो है, ये है तो नॉन मेटल, लेकिन इनको अलग से नाम दिया गया है हैलोजेंस। हैलोजेंस का कैरेक्टर क्या है कि जब एक मेटल से, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्या होते हैं ये? सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। जब मेटल से रिएक्ट किया, सॉल्ट प्रोड्यूस कर दिया, तो हैलोजन हो गए। अब देखते हैं, इसके अलावा हमारे पास मेटालॉइड भी है। मेटालॉइड उन्हें कहा जाता है जिनके पास 2 कैरेक्टर होता है। 2 कैरेक्टर का मतलब वो मेटल की तरह भी बिहेव करेगा, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करेगा। चलिए, अब ये जो हम देख रहे हैं, जो मैंने ये सीढ़ी जैसा बनाया है, तो इसके अंदर आते एलिमेंट को कहा जाता है मेटालॉइड। बिहेव्स लाइक मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। बिहेव्स लाइक ना, बिहेव्स लाइक मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। अब इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशनल मेटल, तो इन्हें कहा जाएगा पोस्ट ट्रांजिशनल मेटल्स। पोस्ट ट्रांजिशनल
मेटल, या फिर वीक मेटल भी कहा जाता है, कमजोर होते हैं। चलिए, इनको वीक मेटल भी कहा जाता है। फिर अपने पास कुछ ऐसे बच गए हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, ये अदर नॉन मेटल में आते हैं। अब इनको मेटल कौन बोलेगा? ऑक्सीजन को मेटल कौन बोलेगा? नॉन मेटल, है ना? अदर नॉन मेटल, अदर नॉन मेटल। तो इस प्रकार से हम सभी कुछ समझ गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि पीरियड वाइज क्या चल रहा है। पीरियड वाइज क्या चल रहा है? ग्रुप वाइज तो देख लिया, वैलेंसीज बढ़ रही है, 1 2 3 4, है ना? फिर नेगेटिव नेगेटिव, है ना? मेटल से शुरू हुआ, मेटल 1, मेटल वैलेंसी 2, मेटल वैलेंसी 3, फिर बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, फिर धीरे धीरे नॉन मेटल होते 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 इनर्ट गैस हो गया। हम ऐसे देख रहे थे। अब हम पीरियडिकली देखेंगे तो पीरियड 1 में क्या हो रहा है? एक ही शेल में काम हो जा रहा है। मान लीजिए हीलियम है, हीलियम को 2 चाहिए, 2 है, खत्म, डबल गैस। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में अपने पास नियॉन है, नियॉन को पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 स्टेबल, तो इनको 2 शेल चाहिए। तीसरे में देखते हैं हम लोग, हमारे पास सोडियम है, सोडियम का 11 होता है, मैं यहाँ बनाता हूँ, सोडियम का 11, सोडियम का 11 होता है। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो सोडियम का एक रिंग और बढ़ेगा, मतलब कि जब जब नीचे गिर रहे हैं एक रिंग बढ़ जा रहा है। पोटेशियम का देखते हैं, पोटेशियम का 19 होता है, तो इसका क्या निकलता है? इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि और नीचे गिर गया, 1 2 3 4, है ना? तो 2 8 8 1 1 2 3 4, है ना? इसको 4 ऑर्बिट लिंक है। तो हम लोग ने इस प्रकार से देखा। अब टिपिकल एलिमेंट किसे कहा जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं, तो आप बेझिझक बताना कि पीरियड 3 के सारे एलिमेंट टिपिकल एलिमेंट हैं, आर्गन को छोड़ के। आर्गन को छोड़ के, आर्गन को छोड़ के सारे एलिमेंट जो हमें दिख रहे हैं ये टिपिकल एलिमेंट है, क्योंकि ये अपने ग्रुप के कैरेक्टर को, अपने ग्रुप के प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, इसीलिए इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है टिपिकल के साथ साथ। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पीरियड 2 के किसी एक मेटालॉइड का नाम बताओ, बोरोन, वैलेंसी बताओ, नाम नहीं बताओ, वैलेंसी बताओ, आप बता पाएंगे? अब देखते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कमियां क्या क्या है। तो कमियां ये है कि हाइड्रोजन का प्लेसमेंट गलत हो चुका है। कई लोग कहते हैं अल्कली अर्थ में अल्कलाइन मेटल की तरह हाइड्रोजन कभी नहीं है, लेकिन फिर भी उसी ग्रुप में रखा गया है इसे। पहली गलती तो यही है। दूसरा ये कि जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, ये बाकी एलिमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनके साथ नहीं बैठ पाते, इनको अलग ही रखा गया है। तो दूसरा ड्रॉबैक ये हो सकता है। तीसरा ये कि लिमिटेड एलिमेंट है, कहा जाता है कि लिमिटेड एलिमेंट है, और जो नए नए एलिमेंट आ रहे हैं उन्हें ग्रुप 7 में ही ऐड कर दिया जा रहा है, देख देख के ग्रुप 7 में ही ऐड कर दिया जा रहा है। तो ये सब देखने को मिला है, ये ड्रॉबैक्स कहे जाते हैं इसके। और इसी तरह हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। धन्यवाद।